Hello student, I am going to teach you class 12 for physics chapter 1 और ये फिजिक्स का पार्ट नंबर 2 है। फिजिक्स सेकंड में ये फिजिक्स का पार्ट नंबर 2 है। इसके पहले हमने आपको बताया था इसके प्रीवियस वाले वीडियो में पार्ट 2। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हमने आपको बताया था अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो किरण प्रकाशिकी में हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़ चुके थे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन के बाद अपवर्तन के नियम, लॉज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसमें देखिए अपवर्तन के नियम में साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट या इज इक्वल टू 1 एंड 2। तो अपवर्तन में हमने आपको बताया था प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आपतन कोण आई होता है प्रकाश के अपवर्तन में और अपवर्तन कोण जो होता है उसे आर से डिनोट करते हैं। ये सब हमने आपको इसके प्रीवियस वाले वीडियो में बताया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे पहले देखिए, तभी आपको इसके आगे का समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट पढ़ेंगे। इसमें इसका पहला रूल कहता है, अपवर्तन के नियम में इसका पहला नियम है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। मतलब यहाँ पे दिया है कि जो प्रकाश का अपवर्तन होता है उसमें आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब जो ये कोण होता है, जो ये साइन होता है उसे हम ज्या कहते हैं। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात किसके बराबर होता है, एक नियतांक होता है। कह रहा है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत रहता है और यह माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 के अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो ये इसका पहला नियम है। और दूसरा नियम इसका है, दूसरे नियम में जो अपवर्तन का जो दूसरा नियम है वो ये है कि जो ये आपतित किरण है, आने वाली किरण क्या कहलाती है, आपतित किरण कहलाती है। और माध्यम में जो दूसरे माध्यम में जा रही है उसे हम अपवर्तित किरण कहते हैं। तो जो आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों कहाँ पर है, एक ही तल पर है। ये तीनों जब एक ही तल पर है तो यही क्या है, अपवर्तन के नियम है। मतलब ये बात सिद्ध हो रही है कि आपतित किरण मतलब आने वाली किरण, अपवर्तित किरण मतलब जो रिफ्लेक्ट कर जा रही है, रिफ्लेक्शन जिसका हो रहा है, और ये जो बिंदु है इस पर अभिलंब जो लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन, ये तीनों क्या है, एक ही तल में है। इन्हें पृथक, दो माध्यम को पृथक करने वाला जो रेखा है वो तीनों क्या है, एक ही तल में हो तो क्या कहलाती है, ये अपवर्तन का दूसरा नियम कहलाएगा। तो इससे लिख लीजिए, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण
और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। तो अपवर्तन के नियम में पहले तो क्या है, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत रहता है और ये माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक के बराबर होता है, जो ये कांस्टेंट होता है। और दूसरा नियम इसका है, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, मतलब जो ये परपेंडिकुलर लाइन है इसे हम अभिलंब बोलते हैं। अभिलंब तीनों एक ही तल में हो, तल कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हमने व्हाइट बोर्ड लिया है, ये इसका तल है। आप कागज पेपर जो भी लेंगे, जहाँ पर भी है बनाएंगे, वो वहाँ पर इसका तल होगा। तो जब भी बनाएंगे तीनों एक ही तल में पाएंगे। अब इसके बाद है क्रांतिक कोण। इसके बाद अगली हेडिंग है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? अभी हमने अपवर्तन में आपको जो फिगर बना के दिखाया था, अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन, जब कोई किरण विरल माध्यम से, मतलब कोई भी माध्यम हो, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना चक्र को हम वहाँ पे क्या कह रहे थे? प्रकाश का अपवर्तन कह रहे थे। तो यहाँ पे अगर हम जो किरण आ रही है और अपवर्तन के पश्चात कुछ वहाँ से अपने मार्ग से विचलित हो जा रही है तो इसे हम अपवर्तन कह रहे थे। लेकिन अगर हम कोई किरण, जो पहले हमने देखा था प्रकाश की जो किरण आई थी आपतित किरण, उसे अगर थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, मतलब थोड़ा सा और बढ़ा के भेजा जाए, दूर हटा के, अभिलंब से थोड़ा दूर, तब वो कैसे अपवर्तित होगी? तब वो कुछ, जब हम अभिलंब से थोड़ा दूर भेजेंगे किरण को, तब वो कुछ ऐसे मिलेगी आपको। और ये क्या कहलाएगी? ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल इस पे बनेगा। यही क्या कहलाएगा? क्रांतिक कोण कहलाएगा। इसे हम क्रांतिक कोण कहेंगे और इसे हम C से डिनोट करेंगे। क्रिटिकल है, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल को C से डिनोट करते हैं। ये 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो इसकी डिफिनीशन क्या होगी? क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह कोण है, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ये सघन माध्यम है और विरल माध्यम में जो अपवर्तन कोण आपको मिलेगा वो 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। अगर ये 90 डिग्री के इक्वल होगा तब क्रांतिक कोण हो सकता है। तो ये इसकी डिफिनीशन है। तो क्रांतिक कोण, अगर हम जो आपतित किरण आपने भेजी है इस पृथक्कारी तल पर, आपतित किरण अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजते हैं और अभिलंब से थोड़ा दूर अगर ये किरण भेजा जाए तो ये 90 डिग्री का रूप ले लेती है। जो अपवर्तन कोण इसका बनेगा वो 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। इसे ही हम क्रांतिक कोण कहेंगे। डिफिनीशन इसकी, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। इसे हम C से डिनोट करते हैं। इसे C से दर्शाते हैं। इसके बाद है, तो अगर यदि हम जो वहाँ पे हमने विरल माध्यम लिया था, यदि विरल माध्यम को माध्यम 1 मान लें और सघन माध्यम को माध्यम 2 मान लें,
तो सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, इसके लिए क्या होगा, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, जबकि यहाँ पे सघन माध्यम क्या है, माध्यम 2 है, तो 2 मतलब कि माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई क्या है, साइन आई वहाँ पे हमने सी से डिनोट किया था, तो साइन सी लिखेंगे, साइन सी, और यहाँ पे साइन आर का मान, मतलब जो अपवर्तन कोण था वो 90 डिग्री था, तो साइन 90 हो जाएगा। साइन सी अपॉन साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो साइन सी, यानी कि माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक बराबर साइन सी। यहाँ पे हमने देखा माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक बराबर साइन सी अपॉन 1, क्योंकि साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ से कह रहा है कि बट, लेकिन जबकि हम जानते हैं कि जो अगर माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक लें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक, या फिर माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक बराबर 1 अपॉन माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ये हो जाएगा माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक इज इक्वल टू 1 अपॉन माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। तो यहाँ पे हम इतना रख दे रहे हैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक इज इक्वल टू साइन सी, या माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। दैट इज, यदि पहला माध्यम वायु हो, तो ये पहला माध्यम है, यदि हम इसे वायु ले लें, यदि पहला माध्यम वायु हो, थोड़ा सा दूसरा माध्यम अगर हम कांच ले लें, पहला माध्यम यदि वायु ले लें और दूसरा माध्यम कांच ले लें, तब अपवर्तनांक क्या होगा, पहला माध्यम हमने वायु लिया जिसे एयर कहते हैं, तो ए, और पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर 1 अपॉन साइन सी। ए मीन्स एयर वायु, जी मीन्स ग्लास कांच, ठीक है। नोट में लिख लीजिए। इसके बाद है नोट में प्रकाश का अपवर्तनांक हमने पढ़ा था अपवर्तन के नियम में। क्या होता है, यदि हमने पहले माध्यम को वायु मान लिया और दूसरे माध्यम को कांच मान लिया, तो वायु के सापेक्ष माध्यम जो कांच है, कांच का अपवर्तनांक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। यहाँ तक पहुँचे थे। अब इसके बाद नोट है। नोट में आपको ये हमेशा रिमाइंड करना होगा, क्रांतिक कोण के मान के लिए लाल रंग के लिए सबसे अधिक होता है इसका मान क्रांतिक कोण का, तथा बैंगनी रंग के लिए सबसे कम होता है क्रांतिक कोण का मान। इसके बाद है अगली हेडिंग। है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी आपने क्रांतिक कोण पढ़ा, क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल, उसमें आपने देखा
कि जब आपतित किरण अभिलंब से थोड़ा और दूर लिया जाए, मतलब किरण थोड़ा अभिलंब से दूर भेजी जाए, तो वो कुछ 90 डिग्री के इक्वल हो जाता है। उसका जो अपवर्तन कोण होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है क्रांतिक कोण में। और जब हम यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ने जा रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम किरण जो है आपतित किरण अभिलंब से और दूर लें, मतलब क्रांतिक कोण से भी और दूर लें, तब इसका जो अपवर्तन होगा वो कैसा होगा, वो कुछ रिफ्लेक्शन की तरह हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। जबकि अब कभी भी इसे प्रैक्टिकल करके देखिए, वहाँ पे अगर आप जो किरण अभिलंब से थोड़ा और दूर लेंगे तो वो जो उसका रिफ्लेक्शन या फिर जो इसका अपवर्तन होगा, वो जो परावर्तन आपने पढ़ा था बिल्कुल उसकी तरह होगा। तो यहाँ पे ये ऐसा कुछ फिगर आपको मिलेगा। इसके लिए डिफिनीशन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए डिफिनीशन, जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से आगे थोड़ा सा भी बढ़ाया जाता है तो संपूर्ण आपतित प्रकाश परावर्तन के अनुसार परावर्तित होकर वापस सघन माध्यम में ही लौट जाता है। मतलब जब हमने वहाँ पे देखा था क्रांतिक कोण में, वहाँ पे हमने जब कोई किरण अभिलंब से थोड़ा दूर ली थी तो वो 90 डिग्री के इक्वल अपवर्तन कोण उसका बन रहा था। तो क्रांतिक कोण से भी अगर थोड़ा सा हम आगे ले किरण, जो आपतित किरण है उसे थोड़ा सा और भी आगे ले क्रांतिक कोण से, तो ये क्या दर्शाएगा, परावर्तन के नियम के अनुसार चलने लगेगा। और जब ये घटना होगी कि परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही सारी किरण वापस चली जाती है, तो इसी घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। मतलब इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसके लिए दो शर्तें हैं। शर्तें हैं, पहली शर्त है प्रकाश का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना आवश्यक है। और दूसरी शर्त है इसकी, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है, अधिक होना चाहिए। इसकी पहली शर्त है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की पहली शर्त में कहा गया है प्रकाश का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना आवश्यक है। वहाँ पे आपने फिगर से देखा था, जो हमने किरण ली थी वो क्रांतिक कोण से अगर थोड़ी सी आगे ली जाए तो इसका पूर्ण परावर्तन हो जाता है। ऐसा नहीं कि ये अपवर्तन इसका नहीं होता है, अपवर्तन भी होता है। तो वही कह रहा है कि प्रकाश का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना आवश्यक है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है। जो आपतन कोण हमने क्रांतिक कोण में लिया था, यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्रांतिक कोण से अगर आपतन कोण ज़्यादा लेंगे तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपको मिलेगा। इसकी यही शर्तें हैं। अगर ये शर्तें मिली तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आज के लिए धन्यवाद।